नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये भाग 11 है। भाग 10 हम पहले अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने इनको नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पर एक लिंक दिखेगी, वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सारे वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं। तो जाकर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और बार बार कमेंट्स में आप पूछते हैं कि सर इसकी PDF कहाँ पर मिलेगी, इसकी PDF कहाँ पर मिलेगी। तो मैं आपको बता दूँ कि हमने एक ऐप्स लॉन्च किया है काफ़ी दिन पहले। यदि आपने उसको डाउनलोड नहीं किया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेट सक्सेस के नाम से है, वहाँ पर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको पेड कोर्स में मात्र ₹1 में जितनी भी PDF है सारी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो पेड कोर्स जहाँ पर लिखा है वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। वैसे तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तकरीबन 15,000 क्वेश्चंस वहाँ पर आपको अलग से आपको मिलेंगे। तो आप जाकर उन सभी को पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी अलग अलग सेक्शन वहाँ पर बने हुए हैं। तो एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐप आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको ऑल NCERT बुक यानी कि सभी NCERT बुक का सोल्यूशन मिलेगा। कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक जितनी भी NCERT बुक है उन सभी का सोल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। वहाँ पर अभी तक हमने 45 से प्लस वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आपने यदि अभी तक उनको नहीं देखा है तो जाकर एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा चैनल पर। आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर किस प्रकार के वीडियोस आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों की बात हो रही है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न की हम बात करेंगे। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? सरल सा प्रश्न है। काफ़ी बार आपने इस प्रश्न के बारे में सुना होगा, देखा होगा गांव में कि जब अचार बनाया जाता है उससे पहले जिस जार में जो कांच की होती है या फिर बोतले में यदि अचार भरा जाता है तो उससे पूर्व सूर्य की धूप में उसे रखा जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें जो नमी रहती है उसे पूर्णतः हटा देने के लिए उसे सूर्य की धूप में रखा जाता है ताकि वो अच्छी तरह सूख जाए, उसमें जो नमी है वो पूर्ण तरीके से हट जाए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। तो यहाँ पर कुएं में पानी सूखने का आपको कारण क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको इन तीनों विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पर पहला विकल्प है पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो यहाँ पर जो कारण होगा कि उस कुएं में पानी क्यों नहीं है, तो इस कारण नहीं है। आपने देखा होगा कि पहले के जो पेड़ पौधे हुआ करते थे, कुएं हुआ करते थे, वहाँ पर आसपास का जो स्थान है वहाँ पर मिट्टियाँ हुआ करती थी। लेकिन अब क्या होता है, वहाँ पर सीमेंट से उसे ढक दिया जाता है। यह बहुत बड़ा कारण है उस कुएं में पानी सूखने का। साथ ही साथ एक और कारण है कि आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। यहाँ भी कारण है कुएं में पानी नहीं होने का। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण? यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सबसे कम उपयुक्त कारण आपको बताना है। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। कहानियाँ अनेक विशेष क्षेत्रों को छूती है। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है, या फिर कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। यहाँ सबसे कम उपयुक्त कारण होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु या फिर मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए। यहाँ पर तीनों विकल्पों में एक गांव के मकानों के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। अंत में आपको बताना है कि यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। मकान मजबूत बांस के खंभों से पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर की
ऊंचाई पर बने होते हैं, मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यहाँ गांव किस राज्य में होना चाहिए। यहाँ पर आपको इन तीनों विकल्पों को ध्यान से पढ़कर बताना है कि यहाँ जो गांव है ये किस राज्य में होना चाहिए, असम में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर बिहार में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा असम में। इस प्रकार के जो गांव हैं वो कहाँ पर स्थित होंगे, असम में होंगे। वहाँ पर जो मकान मजबूत होते हैं वो बांस के खंभों पर ही बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं और मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं और वहाँ की जो मकान की छतें होती है वो ढालू होती है और उस गाँव में भारी वर्षा होती है। तो यहाँ पर इस तरह के गाँव किस राज्य में होने चाहिए, तो ये असम में होने चाहिए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। यहाँ पर आपको बताना है जो कुड़ुक भाषा है ये कहाँ के लोगों की है, मिजोरम के हैं, मणिपुर की है, अरुणाचल प्रदेश की या फिर झारखंड की है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा झारखंड। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है, तो ये झारखंड के लोगों की भाषा है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। यहाँ पर आपको सबसे अधिक सशक्त तर्क बताना है इन चारों विकल्पों के माध्यम से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, यहाँ पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यहाँ सबसे अधिक सशक्त तर्क होगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यहाँ जनादेश किसके द्वारा दिया गया है, यहाँ पर आपको बताना है। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। तो यहाँ पर इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है कि यहाँ जनादेश किसके द्वारा दिया गया है। संविधान या फिर अनुसूचित जाति आदेश विधेयक 2012 के द्वारा दिया गया है, भारतीय जंगल अधिनियम 1927 के द्वारा दिया गया है, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा दिया गया है या फिर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ जनादेश जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा दिया गया है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि और उनमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। किसके द्वारा यहाँ जनादेश दिया गया है, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 ने दिया है यहाँ जनादेश। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या फिर डिजाइन आपने देखे होंगे, ये किस प्रकार के होते हैं, किस कारण होते हैं। उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं या फिर उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक मुझे लगता है आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या फिर डिजाइन उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है, यानी कि मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों के बारे में आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है कि कौन सा सही विकल्प होगा, कौन से विकल्प से या फिर कौन से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। इसमें आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। तो राइट आंसर होगा, देखिए, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये तीनों ही बीमारियां मच्छर के काटने से होती है, यानी कि मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। घटपर्णी पौधा या फिर नेफेंथिस का मुंह छोटी छोटी कटियों में ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। नेफेंथिस पौधा है। न चारों विकल्पों के माध्यम से आपको नेफेंथिस पौधे के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। नेफेंथिस एक कीटभक्षी पौधा होता है जिसमें वो कीड़े मकोड़ों को फंसाकर चालाकी से खा जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। जब कोई सफेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके
उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर या फिर उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यहाँ कथन सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यहाँ स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है क्योंकि यहाँ किसी आदर्श परिवार का आकार, या फिर सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, यहाँ कथन सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा पर्यावरण यदि आप पढ़ रहे हैं तो अध्याय 1 में ही परिवार के बारे में आपको दिया गया है, और जहाँ तक मुझे लगता है आपको सभी को पता होगा कि परिवार एक प्रकार का नहीं होता है, कई प्रकार के होते हैं। जो परिवार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार में माता पिता और उनके जो बच्चे होते, चाहे वो 2 हो, 3 हो या फिर 1 हो, वो होते हैं अविवाहित, यानी कि अविवाहित बच्चे उनके साथ रहते हैं, वो एकल परिवार होता है। और जिस परिवार में दादा दादी, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे हो या फिर विवाहित बच्चे हो, सभी एक साथ मिलकर रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसका जिक्र नहीं किया गया है कि ये कौन सा परिवार है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानवों के पेट में अमाशयी रस की प्रकृति होती है और वहाँ भोजन के पाचन में सहायक करता है। उभयधर्मी होते हैं, उदासीन, अम्लीय या फिर क्षारीय। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा अम्लीय। मानवों के पेट में अमाशयी रस की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों या फिर पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे कि नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया, दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां अलग अलग की उन्होंने। बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां शिक्षक ने समूह को सही माना और समूह को गलत। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम प्रतिबिंबित करता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि जो यहाँ पर विद्यार्थियों द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है, इसमें अधिगम प्रतिबिंबित कौन सा कथन कर रहा है। इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इनका एक ही सही उत्तर हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के पड़ोसी राज्य आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड या फिर राजस्थान। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, देखिए जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये दोनों ही जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। यहाँ पर आपको बताना है इन चारों विकल्पों के माध्यम से या फिर इन सभी खाद्य पदार्थों में किसमें ज़्यादा लोहा प्रचुर मात्रा में होता है, इसके बारे में आपको बताना है। आंवला पालक गुड़ में होता है, आंवला पालक आलू में होता है, आंवला आलू टमाटर में होता है या फिर बंद गोभी भिंडी और गुड़ में होता है। यहाँ पर देखिए लौह तत्व की प्रचुरता के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा आंवला, पालक और गुड़, इन तीनों में ही जो खाद्य पदार्थ हैं, इन तीनों खाद्य पदार्थों में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है, जैसे कि आप सभी को पता है। यहाँ पर आपको बताना है कि हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे, कहाँ से आए थे, उज्बेकिस्तान से आए थे, दक्षिण अमेरिका से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे या फिर ऑस्ट्रेलिया से आए थे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, हमारे देश में मिर्च को लाने वाले जो व्यवसायी हैं वो दक्षिण अमेरिका से आए थे। कहाँ से आए थे, दक्षिण अमेरिका से। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? जो कैक्टस पौधा होता है उसके बीच कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है, इसके बारे में आपको बताना है। शकरखोरा, बया, कलचीड़ी या फिर फाख्ता। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, सीटेट एग्जाम में यह प्रश्न आ चुका है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा फाख्ता। फाख्ता पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यहाँ पर देखिए विवरण दिया गया है, इसके माध्यम से आपको पहचानना है कि यह पशु कौन सा है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यहाँ दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यहाँ जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियाँ खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। वो कौन सा पशु है? लंगूर है, चिंपांजी है, पेंडा है या फिर स्लॉथ है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा स्लॉथ। याद रखिएगा, जो स्लॉथ पशु होता है दोस्तों वो भालू जैसा ही दिखता है लेकिन वो भालू नहीं होता है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खाता है और यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। कौन? स्लॉथ। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। बाघ, तेंदुआ, सांड है, सांप, रेशम कीट, छिपकली है, चील, गरुड़, गिद्ध है या फिर मधुमक्खी, मच्छर, तितली है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा चील, गरुड़ और गिद्ध। ये 3 ऐसे प्राणी होते हैं या फिर जीव होते हैं जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है। ये मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। कौन? चील, गरुड़ और गिद्ध। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग को पहचानिए। यहाँ पर देखिए आपको खेती करने का विवरण दिया गया है, इसको पढ़कर आपको बताना है कि किस प्रकार की खेती होगी। कि एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उसे उखाड़ा नहीं जाता है, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाता है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। ये किस प्रकार की खेती है इसके बारे में आपको बताना है। जो विवरण आपने पढ़ा खेती करने के बारे में, तो ये कौन सी खेती है इसके बारे में आपको बताना है। सहकारी खेती है, झूम खेती है, सीढ़ीनुमा खेती या फिर सिंचाई खेती है? किस प्रकार की खेती है? तो राइट आंसर होगा ये झूम खेती है। इसमें एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यहाँ राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। ये झूम खेती होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वहाँ वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? थोड़ी देर पहले ही बताया था, बाघ है, रेशम का कीड़ा है, कुत्ता है या फिर गिद्ध है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बाघ। बाघ की जो सुनने की शक्ति होती दोस्तों वो इतनी तीक्ष्ण होती है कि वहाँ वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग हैं, रिक्तिस्तान के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। अलास्का के यानी कि यूएसए के, लीबिया के, अल्जीरिया के या फिर अर्जेंटीना के? यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के लोग रिक्तिस्तान के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। किसके सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं इसके बारे में आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर अर्जेंटीना। भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं या फिर मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऐसा इसलिए है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, या फिर बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको सही विकल्प को चुनना है। इन चारों विकल्पों के माध्यम से कौन सा सही होगा? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए और बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। ये तीनों ही सही विकल्प होंगे पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। वो कौन सा कार्य है जो पौधे के लिए नहीं होता है? जड़ का भोजन भंडारण या फिर संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे का सहारा देना, या फिर जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भोजन भंडारण या फिर संचित करना। ये जड़ का कार्य नहीं होता है पौधे के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आपको यहाँ पर 4 विकल्प मिलेंगे, उसमें से कौन सा सही है इसके बारे में आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। वहाँ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलन वेट लिफ्टर है, बिल्कुल सही है। वहाँ कर्नाटक की है, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वहाँ 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। जब वहाँ 12 वर्ष की थी तभी से वहाँ भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। यहाँ सही कथन है या नहीं? तो यहाँ पर जो फोर्थ वाला कथन ये सही नहीं होगा। पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही कथन कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में सही है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। इन चारों कथन में से फिर लास्ट में आपको बताना है कि कौन सा कथन इन चारों विकल्पों में से सही होंगे। ये जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, या फिर उनमें केवल संदूषित जल होता है। ये इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा विषय यहाँ पर सीढ़ेदार कुएं अथवा बावड़ी के संबंध में सही होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है और उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। किसका? सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी का। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि यहाँ पर 3 कथन सही होंगे सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी के। तो उसके अनुसार यहाँ पर देखा जाए तो सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या फिर बिहार? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पर है वर्ली नामक स्थान? महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तमिलनाडु के निकटवर्ती या फिर समीपवर्ती राज्य यानी कि पास में कौन सा राज्य है तमिलनाडु के? इसके बारे में आपको बताना है इन चारों विकल्पों के माध्यम से। तो राइट आंसर होगा, देखिए तमिलनाडु के निकटवर्ती जो राज्य है वो है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये तीनों ही तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। और यहीं पर हमारे जो 30 प्रश्न थे आज के वो यहीं पर समाप्त होते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट से के माध्यम से बताना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, कमेंट से करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लेना है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।